अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपके बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 6। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। तो उसके लिए आप कंटेंट ओपन कर लिए, सिलेबस देखते हैं हम इसका। तो हमने पिछली बार आपको जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि हिस्ट्री में आपका सिलेबस चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 सिर्फ ये है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, और पीएफएस का सिलेबस है वो आपको पढ़ना नहीं है। ज्योग्राफी में हमने बताया था कि चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है हमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए? 3 और 4, ये दोनों चैप्टर हमें खाली हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। फिर आ जाते हैं हम सिविक्स पे। तो सिविक्स पे हमने बताया था इसमें भी हमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। मतलब हमें पढ़ना कौन सा नहीं है, जो आपके पीएफएस में आ चुका है। इसमें फर्स्ट और 2 आया था, नहीं पढ़ना ये भी। ये हमारा इसमें भी फर्स्ट और 2 आया था, ये भी नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद इसमें भी फर्स्ट और 2 आया था, ये भी नहीं पढ़ना। जिसमें हम हिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर रह गया है, हमारा चैप्टर नंबर 5, बाकी चैप्टर हमारा चैप्टर 3 और 4 कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 आ रहा है, ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिविक्स में हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 आ रहा है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इसमें भी एक चैप्टर रह जाएगा की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट इज़ गवर्नमेंट 145, पेज नंबर 145। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 145 ओपन कर लिए, पेज नंबर 145। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 145 पे चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 4 व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट। पार्ट नंबर 4 क्यों है ये? क्योंकि हमने इससे पीछे जब एक चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने 2 पार्ट में ले लिया था। ये हमारा किस में आ रहा है? 2 पार्ट में आ रहा है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 में आ रहा है। दिखाते हैं आपको हम, यहाँ पर पीछे है हमारा, ये देखिए हमने जब आपको चैप्टर नंबर इसका फर्स्ट पढ़ाया था, इसका सिविक्स का हमने आपको चैप्टर नंबर जब फर्स्ट पढ़ाया था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तब इसमें हमने आपको 2 पार्ट में कराया था ये चैप्टर। यहाँ पर हमने केरला तक हमारा यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया था। फिर हमने केरला से पार्ट 2 स्टार्ट किया था। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था यहाँ पर चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में फिर हमारा आया था ये पार्ट 3 में। ठीक है, ये किस में आया था? हमारा पार्ट 3 में आया था। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, तो वो हमारा किस में आएगा? पार्ट नंबर 4 में। तो हमने यहाँ पर लिखा है चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 4, यहाँ पर लिख रखा है हमने। और हमारी डेट किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको क्या करना है? डेट मेंशन करना है। चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज़ गवर्नमेंट। चैप्टर का नाम ही हमारा क्वेश्चन है एक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट होता क्या है? क्या कहते हैं, किसे कहते हैं हम गवर्नमेंट? इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल खाली गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। वी ऑफन हेयर people blaming government for whatever good or bad happens in the country, but what is a government and what does it do। ये कह रहे हैं हमने कई बार हालांकि सुना होगा कि लोग बाग ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, कह देते हैं, दोषी ठहराते हैं। चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो या कुछ बुरा हो रहा हो कंट्री के अंदर, हर काम के लिए हम गवर्नमेंट को ही बोलते हैं। ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि पब्लिक कहती है अरे यहाँ का नाली सही नहीं है, यहाँ के नाले सही नहीं है, गवर्नमेंट कैसी है, गंदगी रहती है, ये वो। तो आपने देखा होगा कहीं बैंक है तो अरे यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, एक बैंक नहीं ढंग की चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, बिल लाइट नहीं आ रही है, पानी यहाँ पर पानी समय पर नहीं आता है। आपने ऐसे सुना होगा कई बार। तो ये आपने सुना तो होगा, मगर व्हाट इज़ गवर्नमेंट एंड व्हाट डज़ इट डू। तो ये गवर्नमेंट है क्या? जो आप सुनते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने वो किया, अरे वहाँ पर ऐसा काम किया, वहाँ पर पेड़ लगवाए, वहाँ पर पेड़ कटवाए। तो बहुत सारे काम जब भी हम ब्लेम करते हैं या दूसरे को मुंह से सुनते हैं तो उसमें गवर्नमेंट वर्ड आ रहा होता है। आपको मगर पता है गवर्नमेंट होता क्या है और गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट अगर है भी तो क्या करती है, उसका काम क्या है, जिसकी वजह से हर किसी के मुँह पर, हर किसी के ज़बान पर गवर्नमेंट का नाम होता है। तो अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? Government is a set of institutions that have the power to make, implement and interpret laws so as to ensure an orderly life। Government क्या है? Set of institutions है। ये मान लिए अलग अलग institutions, अलग अलग ग्रुप मिलके एक गवर्नमेंट बनाता है। That have the power, उसके पास क्या होती है? जिसके पास एक पावर होती है to make, to implement and to interpret laws। मतलब वो क्या बना सके? कानून बना सके, लागू कर सके और उसमें चेंजेस भी कर सके। क्यों? सो एज़ टू इंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ। किस लिए? कि वो सभी लोगों की, अपनी भी और पूरे जो जनता है जहाँ की वो गवर्नमेंट है, उसकी लाइफ को ऑर्डरली इंश्योर कर पाए, ऑर्डरली चला पाए।
मतलब गवर्नमेंट एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उसके पास इतनी पावर है कि वो लॉ बना सकती है, लॉ इम्प्लीमेंट लागू कर सकती है, मतलब कानून बना सकती है, कानून लागू कर सकती है, कानून में चेंजेस ला सकती है। किस लिए? कि लोगों की ज़िंदगियों को ऑर्डर के हिसाब से चला सकें, हर किसी की लाइफ सुकून में रहे और ऑर्डर से चलती रहे। गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर असाइन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द नेशंस। गवर्नमेंट के पास कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब इसका कि कुछ ये कह लिए कि लोग होते हैं। गवर्नमेंट जो है एक इंसान नहीं होता है, गवर्नमेंट के अंदर खूब सारे लोगों का ग्रुप होता है जो किस लिए असाइन किए जाते हैं, किस लिए उन लोगों को लिया जाता है। द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द नेशंस। जो नेशन है हमारा, जो नेशन है हमारी, जो कंट्री है, उसके अंदर जो अफेयर्स चल रहे हैं, जो मामले हो रहे हैं सारे, जो उसे मैनेज और एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई वी नीड अ गवर्नमेंट, और फॉर दैट मैटर वाई डू वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कह रहे हैं कभी आपने ये सोचा है कि हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, और अगर चाहिए तो वाई डू वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हमारे पास गवर्नमेंट है तो उसके लिए हमें रूल्स और रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है, ये सारे कायदे कानून की क्यों ज़रूरत है, हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है, और अगर हमारे पास गवर्नमेंट है तो हमारे पास कायदे कानून की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, मतलब हम सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है, और ये जो बाकी सारे कायदे कानून होते हैं, ये जो लॉज होते हैं, इनकी हमें क्यों ज़रूरत है। We depend on each other for our needs, and when people of different groups live together, there are chances of their getting into conflict, and to settle down these conflict we need an organization that the job is done by the government। मतलब ये कह रहे हैं वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं। आपने भी देखा होगा, अगर हमारा एक जूता फट जाता है तो हम मोची के पास जाते हैं कि इसे सिल दो, हम नहीं सिल सकते, उसे हमारा काम नहीं है ये। अब मोची क्या है, मोची हम पर डिपेंड है, जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे जब तक उसे पैसा कैसे मिलेगा। या अगर हम सब्ज़ी लेने आते हैं तो हम सब्ज़ी वाले पे डिपेंड कर रहे हैं, सब्ज़ी वाले के ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि सब्ज़ी वाला अगर सब्ज़ी नहीं बेचेगा तो हम सब्ज़ी कहाँ से खाएंगे। अगर वो जाके बाज़ार जाके, मार्केट जाके, या वो मंडी जाके, या कहीं खेत में जैसे भी कहीं से भी सब्ज़ी लेके आता है, वो इसीलिए तो लाता है कि हमें वो बेचे। और वो किस लिए लाता है कि वो हम पर डिपेंड है, क्योंकि हम अगर ख़रीदेंगे तो हमसे पैसे लेगा, हम उसे पैसे देंगे तब फिर वो यूज़ कर पाएगा। तो हम सभी लोग, जो जनता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अपने घर के ही लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं, आपस में पड़ोस के लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एरिया के लोग, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, बिना किसी की मदद से हम दूसरे अपना काम नहीं कर सकते। अगर दूध वाला दूध देने ना आए या मना कर दे कि हम नहीं देंगे दूध, अपने आप भैंस पाल लो, और भैंस वो कह दे कि हम नहीं देंगे, सारे दूध वाले स्ट्राइक पे आ जाएं कि हम नहीं बेचेंगे दूध, और कल से हम किसी को दूध देने नहीं जाएंगे, दूध सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, मिल्क सप्लाई नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप? अब भैंस थोड़ी ना पालेंगे। तो हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर, सभी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर नीड, अपनी ज़रूरतों के लिए हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं। एंड व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स लिव टुगेदर, और जब अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ रहने लगते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ देयर गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पर चांस होता है कि वहाँ पर कोई झगड़ा हो जाए, बवाल हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपस में घर के लोगों में ही लड़ाई हो जाती है। तो अगर दूसरा ग्रुप आके आपके आस पड़ोस में रह रहा है, आपके साथ रह रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर लड़ाई हो जाए, ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं। एंड टू सेटल डाउन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये सारे दोस्त कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये सारे मसले मसाइल को सॉल्व करने के लिए, इन्हें ख़त्म करने के लिए, इन मैटर को सुलझाने के लिए वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। और यही ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? गवर्नमेंट। और यही काम कौन करती है? दैट जॉब इज़ डन बाय गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, इन सारे मामलों को रफ़ा दफ़ा करने की जो काम करते हैं, जो ये सारे मामले सुलझाने का काम होता है, ये कौन करता है? गवर्नमेंट। ये सारा काम कौन करता है? गवर्नमेंट। और यही ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे लिए? यही जो गवर्नमेंट है, यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। द गवर्नमेंट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट क्या है? एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे कंट्री का। मतलब हमारे जो कंट्री में सारे जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा। गवर्नमेंट लेगी, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट कोई आदमी का नाम है। गवर्नमेंट में जो है बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, अलग अलग नेता होंगे, अलग अलग पार्टी के लोग होंगे, या एक पार्टी जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो होगी, उसमें भी खूब सारे ग्रुप होंगे, ठीक है, अलग अलग सीएम होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। तो इसमें क्या है? गवर्नमेंट जो है डिसीजन जो लेती है
ये क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है हमारी कंट्री की, सारा डिसीजन हमारे कंट्री का गवर्नमेंट ही लेती है। इट मेक लॉज, ये कानून बनाती है। इन्फोर्सेस देम एंड इंश्योर ऑर्डर इन द सोसाइटी, और उसे वो लागू भी करती है और सोसाइटी के अंदर ऑर्डर इंश्योर करती है, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करती है। फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट का फंक्शंस क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, वो किस लिए है और क्या काम करती है, उसका मेन काम क्या है, मकसद क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। जो मेन फंक्शन है गवर्नमेंट का वो ये है कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, कायदे और कानून को मेंटेन करके रखना, संभाले रखना। ये हमारा क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। क्या मेंटेन करना, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। अदर देन दैट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो दूसरे अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट के, दूसरे अलग इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट के, वो क्या है, आर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाना, उसमें डेवलपमेंट करना। प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और पब्लिक को हेल्थ केयर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ पहुंचाना, ठीक है, मतलब सफाई सुथराई का ध्यान रखना। और हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स खोलना, क्लिनिक, ऐसे सरकारी क्लिनिक खोलना, फ्री इलाज करना, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई। और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मतलब सफाई सुथराई का ध्यान देना। स्कूल्स बनवाना, स्कूल चलाना, उसकी फैसिलिटीज़ लोगों को देना। प्रोवाइड पोस्टल्स एंड रेलवे सर्विस, लोगों को पोस्टल और रेलवे की सर्विसेज प्रोवाइड करना। कंट्रोल द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, और जो हमारे डेली यूज़ का सामान है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, दुकानों पर चीज़ें मिलती हैं, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं कमोडिटीज़। तो उन चीज़ों के प्राइस को, उसकी महंगाई, या ये हम कह सकते हैं उसकी कीमत को कंट्रोल करके रखना। मतलब अगर ज़्यादा महंगा नहीं करना है, जैसे हम ज़्यादा महंगा कर देंगे तो पब्लिक कहाँ खरीद पाएगी, तो उसका प्राइस मेंटेन करके रखना। प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज़ ऑफ द कंट्री की, जो हमारा देश है, हमारी उसकी बाउंड्री को मेंटेन करके रखना, यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं हमारे बॉर्डर को सुरक्षित रखना, अपने कंट्री को दूसरे कंट्री से बचा के रखना, ठीक है, प्रोटेक्शन का ख्याल रखना। मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ पीसफुल, शांति से रिलेशन रखना, ठीक है। कैसा रिलेशन बनाए रखना उनके साथ, शांति वाला, प्यार मोहब्बत वाला। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे मुल्कों पर अटैक कर रहे हैं तो क्या होगा, दूसरे मुल्क भी हम पर अटैक करेंगे और हमारी पब्लिक को नुकसान होगा, तो उनके साथ हमें पीसफुली रहना है। मेक प्लान्स फॉर डेवलपमेंट, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें प्लान्स बनाने हैं, हमें अलग अलग आइडियाज़ क्रिएट करने होंगे जिससे हमारी कंट्रीज़ में डेवलपमेंट आए। हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट ऑल्सो सेटल द डिस्प्यूट्स ऑफ द पीपल थ्रू कंट्री। मतलब लोगों की मदद करना नेचुरल डिज़ास्टर्स में, मतलब अगर कुदरती अगर कोई तबाही आती है, डिज़ास्टर कहते हैं तबाही, तबाह कर देने वाली चीज़, डिज़ास्टर्स, ठीक है, जैसे कि बाढ़ आ गई, तूफ़ान आ गया, साइक्लोन आ गया, ठीक है, या कहीं अर्थक्वेक आ गया, या सूखा पड़ गया है कहीं पर, यहाँ पर या बिल्कुल ही बारिश हो रही है, बह गए सब लोग, तो उसमें ऐसे टाइम में लोगों की मदद करना, ठीक है, उन्हें उनकी लाइफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उन्हें खाना पहुँचाना, कपड़े पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना। आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर कितनी गंदगी हो जाती है ऐसे एरियाज़ में, तो दवाइयाँ पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, दवाइयाँ पहुंचाना वहाँ पर, कपड़ों, और वहाँ पर लोग बाग वही कपड़े पहने बैठे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, छतों पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन लोगों को फूड पहुंचाती है, खाना पहुंचाती है, दवाइयाँ पहुंचाती है, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट का काम है। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और आखिर में अगर बात करें हम, मगर ये अगर कहा जाए तो ये आखिर बात नहीं है, अभी ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं फंक्शन, बहुत ज़्यादा हैं ऐसे। इट ऑल्सो सेटल द डिस्प्यूट ऑफ द पीपल थ्रू कोर्ट, और कोर्ट के ज़रिए ये लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो लोगों के जो आपस में जो भी मैटर है उसे सुलझाने के लिए हमारे क्या बनाए गए हैं, कोर्ट बनाए गए हैं। एज कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसलिए ही हमारा जो कोर्ट है वो भी हमारे गवर्नमेंट का एक पार्ट है, हिस्सा है। ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द प्राइम कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, और ओवरऑल अगर बात करें तो हमारा जो प्राइम कंसर्न है, जो मेन मकसद है, वो गवर्नमेंट का क्या है कि लोगों की हिफाजत रखना, उनकी वेलफेयर का ध्यान देना, ठीक है। जो गवर्नमेंट का मेन काम है, मेन जो टॉपिक, मतलब मेन जो मोटिव है गवर्नमेंट का, वो क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की सलामती की
देखभाल, मतलब लोगों की सलामती रखना, उनकी हिफाजत करना, उन लोगों की हमेशा उन लोगों की प्रोटेक्शन के बारे में सोचना, उनकी अच्छाई के बारे में सोचना, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना। फिर आ गए हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे आपने कभी गेम खेला होगा तो पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हार्ड होती जाएगी ऐसे करके। इसी तरह से गवर्नमेंट्स की भी कुछ लेवल्स हैं, अलग अलग हिस्सों में गवर्नमेंट को डिवाइड कर रखा है। जैसे हम पहले 9th क्लास में, फिर 10th में आए, फिर 11th, फिर 12th ऐसे करके। तो इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट्स के भी कुछ टुकड़े बना दिए गए हैं अलग अलग। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। हमें जैसे कि सबको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस और इन अ स्मॉल टाउन। तो काफ़ी लोग विलेजेस में, गांव में रहते हैं, और काफ़ी लोग छोटे छोटे कस्बों में, स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में। ठीक है, दीज आर ऑफन क्वाइट फार फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जहाँ पर गवर्नमेंट का सेंटर होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट पूरी रहती है, जहाँ पर गवर्नमेंट होती है, वहाँ के सेंटर से ये सारी जगहें बहुत दूर पड़ जाती हैं। क्योंकि अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, गवर्नमेंट हर जगह थोड़ी ना बैठेगी जा जाके। ठीक है, कि एक दिन वहाँ बैठ रही है, एक दिन वहाँ बैठ रही है, ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है। मेन जो हमारा है, जैसे हम वहाँ पर गवर्नमेंट सेंटर जहाँ है हमारा, वहाँ पर हम पार्लियामेंट में वहीं रह सकती है एक बार गवर्नमेंट, हर जगह तो नहीं पहुँच सकती। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए? तो आवर कंट्री देयरफॉर हैज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। तो इसीलिए हमारी कंट्री इंडिया इतनी बड़ी है, तो एक जगह बैठकर हम पूरी कंट्री में हम रूल, मतलब पूरी कंट्री में हम नहीं देख सकते कि कहाँ पर गरीबी है, कहाँ पर बाढ़ आ रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, कहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कहाँ पर स्कूल्स नहीं है, कहाँ पर रोड ख़राब हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे देखेंगे एक जगह बैठ के? तो इसके लिए इस हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करी गई है, 3 हिस्सों पर बनाई गई है, 3 लेवल पे बनाई गई है। पहली क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल और स्टेट गवर्नमेंट तो इजीली नाम से ही समझ में आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? एट द नेशनल लेवल, जो पूरे नेशन को डील करती है। मतलब जैसे कि मैंने कहा, एक राजा होता है, एक उसका वज़ीर होता है, फिर उसके सिपाही होते हैं। तो सिपाही आ गए वज़ीर के अंडर में, और वज़ीर आ गया राजा के अंडर में। तो मेन हेड कौन हुआ? राजा। इसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पे होती है। फिर आता है हमारा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? नेशनल लेवल पे होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्टेट लेवल पे, मतलब हर अलग अलग स्टेट में। जैसे हमारे इंडिया के अंदर 28-29 जितने भी स्टेट हैं, अब उसके अंदर अलग अलग, जैसे मैंने एक स्टेट पे अलग बना दिया, एक स्टेट गवर्नमेंट में हर जगह अलग अलग गवर्नमेंट बना दी। तो हर अलग अलग स्टेट को अलग अलग गवर्नमेंट क्या होगी? डील करेगी, देखेगी। और वो सारा रिकॉर्ड किसके पास पहुंचेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब लोकल गवर्नमेंट की बात करें, वो होती है लोकल लेवल पे। जैसे छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटी जगहों पर जो छोटे छोटे गांव हैं, तो वहाँ पर कौन देखेगा? तो वहाँ पर पंचायत होती है। आपने देखा होगा गांव में सरपंच होते हैं, उसमें पंचायत बनती है पूरी, 5 लोग होते हैं, 5 मेंबर होते हैं उसमें। तो वो क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट कहलाती है वो वाली गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट। दिस डिवीज़न इंटू 3 लेवल हैड टू बी डन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है, ये किस लिए बनाई गई है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहे। ठीक है, मतलब सही तरीके से हम काम कर पाएँ, गवर्नमेंट जो है सही तरीके से काम कर पाए, इफेक्टिव रहे। इसलिए 3 लेवल की गवर्नमेंट इस तरीके का डिवीज़न बनाया गया है। द नेशनल लेवल इज़ रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री। जो नेशनल लेवल होती है वो पूरे कंट्री से रिलेटेड होती है, मतलब पूरे कंट्री को देख रही होती है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट इट कवर एन एंटायर स्टेट लाइक राजस्थान, पंजाब, मिजोरम और एनी स्टेट अदर स्टेट ऑफ इंडिया। और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसका मतलब क्या होता है? कि वो हमारे एंटायर स्टेट को कवर कर रही है। जैसे राजस्थान की अलग गवर्नमेंट, पंजाब की अलग, मिज़ोरम का अलग, मिज़ोरम का नेता कोई अलग, राजस्थान का अलग, पंजाब का अलग, हरियाणा और गुजरात में अलग। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, सब स्टेट में क्या होता है? एक अलग स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। फिर वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट किसके अंडर में आ जाती है? पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ऐसे ही आती है हमारी द लोकल लेवल, मीन्स द विलेजेस, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल की गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे कि गांव है या टाउन है या कोई ऐसी लोकेलिटी है, कोई कस्बा है, वहाँ की गवर्नमेंट। एट द लोकल लेवल पंचायत रन द विलेजेस एंड सिटीज़ आर रन बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोकल लेवल पे अगर देखें तो पंचायत जो होती है वो विलेजेस को चलाती है, और शहरों में, सिटीज़ में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सुना होगा आपने, म्यूनिसिपल पार्टी सुना होगा आपने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो सिटीज़ में रन करती है गवर्नमेंट, और जो पंचायत होती है वो विलेजेस में। यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है मेन, उसके अंदर हमारी क्या आती है? यूनियन टेरिटरीज इसके अंडर में आती है। जो आपने सुनी होगी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, तो वो सारी यूनियन टेरिटरीज किसके अंदर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो होती है हमारी। फिर आते हैं पेज नंबर हमारा 146।
पेज नंबर 146 टॉप पर देखिए, लॉज एंड गवर्नमेंट। लॉज और गवर्नमेंट क्या है? अब कायदे और गवर्नमेंट। लॉज मतलब कानून। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। जैसा हमने अभी पीछे भी बताया आपको कि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है, गवर्नमेंट को इतनी पावर हम ही लोग देते हैं कि वो कानून बना पाए और उसे इन्फोर्स कर पाए, मतलब लागू भी कर पाए। ऐसा नहीं कि कानून बना के रख लिया कि ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो लागू ही नहीं कर पा रही, पब्लिक मान ही नहीं रही है। तो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि अगर उसने कोई कानून बनाया है और वो चाह रही है कि ये कानून लागू होना चाहिए, तो लोगों को अगर वो कहेगी तो वो लोग उसे फॉलो करेंगे, जो जनता होगी उसे फॉलो करेगी। The citizens of the country are expected to follow these laws and those who violate the laws made by the government are punished। जो सिटीज़न हैं कंट्री के, जो लोग हैं, जो कंट्री के सदस्य हैं, अगर वो लोग, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दीज लॉज, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन लॉज को, इन कानून को फॉलो करें। और अगर वो लोग और जो लोग इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, कायदे कानून बनाए हैं, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उन लोगों को सज़ा मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट बी अ लाइसेंस। ये कह रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, कानून के हिसाब से जो इंसान ड्राइव कर रहा है, चला रहा है व्हीकल, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी फेल्ड और फाइन। और कोई आदमी जो बिना लाइसेंस के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर घूम रहा है, कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, जो भी व्हीकल चला रहा है, तो उसे फेल कर दिया जाएगा, मतलब सिंपल पनिश कर दिया जाएगा, सज़ा दे दी जाएगी उसे, या तो फिर उसे फ़ाइन दिया जाएगा, चार्ज लगता है उसके ऊपर, पैसा लगाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम कहते हैं चालान काटना। ठीक है, लॉज आर आ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इन्फोर्स इन अ कंट्री। लॉज क्या होते हैं? ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है, जो कि इन्फोर्स किया जाता है कंट्री के अंदर, एक लागू किया जाता है। लॉज आर मीन्ड फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। और लॉज किस लिए बनाए जाते हैं? लॉज का मतलब ये नहीं होता है कि रौब जताना पब्लिक के ऊपर। ठीक है, पब्लिक के ऊपर रौब जताने का मतलब, लॉज बनाने का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के ऊपर रौब जताना चाह रही है गवर्नमेंट। पब्लिक के ऊपर रौब नहीं जताना चाह रही वो पब्लिक की सेफ्टी के बारे में, उसकी अच्छाई, उसकी वेलफेयर के बारे में सोच रही है, इसलिए वो ऐसे कायदे कानून बनाती है। ठीक है, अगर किसी के खून करने की सज़ा नहीं होती तो लोग बाग क्या होता, छोटी मोटी लड़ाई में एक दूसरे का खून कर दिया करते, एक दूसरे को किल कर देते, जान से मार देते। मगर काफ़ी लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि हमें इतने साल की सज़ा होगी, हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आगे कोई हमें जॉब नहीं देगा। तो ये सारे लॉज इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग बाग एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, एक और अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचाएं। टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशन सच एज पुलिस एंड जुडिशरी। ये कह रहे हैं, ये लॉज को, ये कानून को लागू करने के लिए, ये दूसरे पर अप्लाई करने के लिए, इसे चलाने के लिए, इसे रन करने के लिए हमारे पास काफ़ी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारी पुलिस और जुडिशरी। जो हमारी पुलिस और जुडिशरी होती है वो क्या करती है? हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, इन्फोर्स करती है। जैसे अब हमारे जो कायदे कानून हैं वो पुलिस नहीं चेक करती है। आपने पुलिस को देखा होगा, अगर कोई आदमी हेलमेट नहीं पहन के आ रहा है तो पुलिस चेक कर रही है, तो कायदे कानून को ही तो मेंटेन कर रही है पुलिस, तो ये इसका काम हो गया। ऐसे ही वाई डू वी नीड लॉज, अब ये हमारा है, हमें नीड की मतलब हमें लॉज की क्यों नीड है, उसकी क्यों ज़रूरत है, कायदों की, हमें जो कानून जो बनाए जाते हैं उसकी हमें क्यों ज़रूरत है। तो फर्स्ट है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड ऑर्डरली लाइफ। सबसे पहली जो ज़रूरत है हमें लॉज की, कानून की, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी स्मूथली चलती रहे और हमारी ज़िंदगी, लाइफ जो हमारी ऑर्डरली चलती रहे, ऑर्डर में चलती रहे। सेकंड, टू इंश्योर इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी, हर किसी को बराबरी और फेयरनेस पहुंचाने के लिए, सबको इंश्योर करने के लिए, सबको इक्वलिटी और फेयरनेस इंश्योर करने के लिए सोसाइटी के अंदर। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, इफ़ अ पर्सन फील ही इज़ डिबेयर्ड फ्रॉम अ जॉब बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन और कास्ट, ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड फाइट फॉर हिज हर राइट। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई मज़हब के नाम पर, जैसे कोई किसी मज़हब का है, ठीक है, जैसे कोई, अब हम इंडिया में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के मज़हब के लोग रहते हैं। अब मान लो कोई जो है सिख आ गया या ईसाई आ गया कोई, वो किसी कंपनी में है, वहाँ कंपनी में सब नॉन मुस्लिम हैं या सारे मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम या नॉन मुस्लिम हैं, तो अगर सिख के साथ वो बैडली ट्रीट कर रहे हैं, बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, या उसके मज़हब के नाम पे उसे जॉब नहीं दे रहे हैं, या अगर जॉब मिली है तो उसे लो लेवल का समझ रहे हैं, उसे जॉब सैलरी कम दे रहे हैं, उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसकी हार्ड वर्किंग के हिसाब से, जितना वो हार्ड वर्क कर रहा है उसके हिसाब से उसे सैलरी नहीं मिल रही है, या उसके साथ बैडली ट्रीट करा जा रहा है, अच्छे से बिहेव नहीं करा जा रहा है, तो इसके लिए वो कोर्ट जा सकता है
और कोर्ट जाके या तो फिर मज़हब के नाम पर या कास्ट के नाम पर, जैसे अब आपने सुना होगा दलित जो होते हैं नॉन मुस्लिम्स में, उन लोगों को बहुत नीचा समझा जाता है। तो जो दलित हैं, अगर ऐसे लोग हैं, उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, इक्वल नहीं माना जा रहा है, ठीक है। जॉब नहीं मिल रही है उन्हें कास्ट की वजह से, या अगर जॉब मिल रही है तो बिल्कुल ही भिखारियों की तरह उन्हें समझा जा रहा है, कोई इज़्ज़त ही नहीं दी जा रही है, चाहे कितने ही पढ़े लिखो, मगर लोग बाग यह सब करते हैं। अभी भी ये सारी चीज़ें होती हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी जगह पर होता है। तो इसलिए कह रहे हैं ही और शी, चाहे वो आदमी हो या औरत, वो कोर्ट जाकर अपने राइट के लिए, राइट कहते हैं हक, RIGST, अपने हक के लिए वो लड़ सकता है और आवाज़ उठा सकता है, कोर्ट जाके शिकायत कर सकता है। फिर आया हमारा थर्ड, टू अवॉइड चाउज एंड मेंटेन ऑर्डर। और जो फालतू के जो चाउज हैं, मतलब जो फालतू के जो जैसे अब हमारे जो हम ऑर्डर मेंटेन करना है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और जो हमारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए इन्हें हमें क्या चाहिए, हमें कानून की ज़रूरत होनी चाहिए। फोर्थ, इन द एब्सेंस ऑफ लॉज, मतलब अगर हमारे लॉज नहीं होंगे, मौजूद नहीं होंगे, देयर विल बी इनइक्वलिटी इन सोसाइटी एज द रिच, इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल वुड गेट देयर वे आउट। मतलब अगर कायदे कानून नहीं होंगे, हमारे कंट्री के अंदर कानून नहीं होते, तो जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर इनइक्वलिटी आ जाती, बराबरी नहीं होती लोगों के अंदर। जैसे कि अमीर लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोग हैं, वो लोग क्या करते, अमीर लोग जो होते, जो ताकतवर लोग होते, वो क्या करते, वो अपना रास्ता चूज़ कर लेते, अपने मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते, ठीक है। गरीब लोगों को मारते पीटते, उन पर अत्याचार करते, और उन लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। क्यों? अमीर लोग, उनके पास पैसा है, पावरफुल लोग हैं, दूसरे को पैसा खिला देंगे तो वो भी उनके अंडर में आ जाएगा। तो ऐसा क्या होता, गरीब लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं होती, गरीब लोग की ज़िंदगी बहुत ही परेशानी में हो जाती है। तो इसीलिए सारे इंडिया के लोगों को, चाहे वो अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, या खान हो, पठान हो, या शूद्राज हो, या पंडित हो, या कोई सा भी पीजेंट हो, कोई सा भी बड़ी हो या छोटी कास्ट हो, सबको बराबर का हक दिया जाता है, सबके पास इक्वल राइट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दलित है या कोई अगर बड़ा पंडित हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपस में, पहले था कि वो छू भी नहीं सकते थे, जो दलित होते थे उनके बीच में घुस नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, सेम कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। ये सारी चीज़ें अब ख़त्म कर दी गई हैं। ऐसे कास्ट के नाम से थोड़ी नहीं हो जाएगा कि कास्ट उसकी दलित है तो वो गंदा हो गया, पानी को छू लिया तो पानी अशुद्ध हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब लॉज मेंटेन किए गए हैं, इसके लिए ये सारी चीज़ें ख़त्म करी गई हैं। फिर आया हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट कितने तरह की होती हैं। पहले मैंने बताया था लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो 3 लेवल थी, मैंने बताया था, ठीक है। सेंट्रल और हमारी फिर लोकल और स्टेट गवर्नमेंट, हमने 3 तरह की लेवल बताई थी। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होती कितनी तरह की हैं, ठीक है, कितनी तरह की गवर्नमेंट देखी गई हैं और होती कितनी तरह की हैं। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कैन बी क्लासीफाई इनटू सेवरल टाइप्स। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट हम कुछ तरीक़ों से, कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हमारी मोनार्की, एक होती है डिक्टेटरशिप, एक होती है डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर जो हमारी है वो कौन सी है, डेमोक्रेसी। और डिक्टेटरशिप और मोनार्की, ये भी हमारी 2 तरह की, मतलब ये 3 तरह की हमारी गवर्नमेंट होती हैं। पहली आई हमारी मोनार्की। मोनार्की क्या होती है? अब मोनार्की कंसिस्ट ऑफ रूल बाय अ किंग और क्वीन। मोनार्की के अंदर क्या होता है, कोई रूलर होता है, राजा होता है, जिसमें एक राजा या रानी कोई भी हो उसके अंडर में वो रूल कर रहा होता है, वो हुकूमत कर रहा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मोनार्की। ऐसी गवर्नमेंट को, जो पहले वाली गवर्नमेंट होती थी हमारी, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उसे हम कहते थे मोनार्की। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्कीज़ द मोनार्क हैज़ सुप्रीम पावर। ये कह रहे हैं कुछ ट्रेडिशनल मोनार्कीज़ में, पुरानी जो ट्रेडिशनल मोनार्कीज़ हैं, उनके पास मोनार्क जो होते थे, जो रूलर होते थे, जो राजा होते थे, जो रानियाँ होती थी, उनके पास सुप्रीम पावर होती थी। हाउएवर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये कह रहे हैं, और अब अगर बात करी जाए, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की जाए, लाइक द यूके, जैसे कि यूके की, यूनाइटेड किंगडम में, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिमिट्स द मोनार्क्स कंट्रोल। तो जो जैसे अब यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर भी मोनार्की सिस्टम है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिमिट्स द मोनार्क्स कंट्रोल। जो मोनार्क्स होते हैं, जो राजा रानी होते हैं, उनके कंट्रोल की लिमिट लगा दी जाती है कि आपकी बस इतनी ही लिमिट है, आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मतलब ये वाली बात। पहले क्या होता था, राजा ने जो कह दिया, उनका हुक्म सर आंखों पर, राजा ने कह दिया गर्दन कटवा दो, तो चाह के कटवाओ या ज़बरदस्ती कटवाओ, कटवानी पड़ेगी, क्योंकि भैया वो राजा है। और फिर बाद में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या हुआ, यूके के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने मोनार्क्स के कंट्रोल को लिमिट में कर दिया कि आपका बस इतना ही कंट्रोल है, आप इतने ही हद तक बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, पावर को लिमिट कर दिया गया।
फिर आया हमारा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इन अ डिक्टेटरशिप ऑल द पावर वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। डिक्टेटरशिप क्या होती है, जिसमें सारी पावर या तो फिर किसी एक आदमी के हाथ में हो, या तो फिर कुछ छोटा सा एक ही ग्रुप हो, अलग लोग नहीं हो, एक ही ग्रुप हो, 4-5 लोगों का ग्रुप, 10-12 लोगों का ग्रुप, मगर ग्रुप एक ही हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग ग्रुप से लोग हों, ठीक है, एक ही पार्टी हो, सिंपली ये कह सकते हैं एक ही इंसान हो जो पूरे उसमें हुकूमत कर रहा हो। सच पावर इज़ ऑफन ऑब्टेन बाई फोर्स, और ऐसी पावर हालांकि फोर्स करके ही ऑब्टेन होती है, हासिल होती है। ऐसी पावर इंसान की मर्ज़ी से नहीं होती है, जनता की मर्ज़ी से नहीं आती। ऐसा लोग, जैसे कोई ग्रुप है, उसने क्या किया, लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया, लोगों ने डर के उसे अपना नेता चूज़ कर लिया। फिर वो क्या करेगा, उसने अपने कायदे कानून उस जगह के बदल दिए कि अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, कोई पार्टी नहीं खड़ी होगी। इलेक्शन में भी अकेला खड़ा हो रहा है तो अकेले ही जीतेगा भाई, जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उससे कॉम्पिटिशन करने के लिए कोई इंसान ही नहीं है, दूसरी पार्टी नहीं है, तो कैसे जीत जाएगा। तो उसे हम कहते हैं ऐसे हम गवर्नमेंट को कहते हैं डिक्टेटरशिप, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अकेला इंसान हो या तो फिर कोई गवर्नमेंट हो, वही बात उसे क्या कर रही है, रूल कर रही है, वही हुकूमत चला रही है उस पर, ठीक है। पीपल हु चैलेंज अ डिक्टेटर आर पनिश, और जो इंसान अगर इसके खिलाफ़ खड़ा होगा तो उसे सज़ा मिल जाती है। डिक्टेटर के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाएगा तो उसे सज़ा मिलती है, पनिश कर जाता है। द गवर्नमेंट रियली गिव्स फ्रीडम टू द पीपल, और ऐसी गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को, पीपल को कोई फ्रीडम नहीं देती, आज़ादी नहीं देती, मतलब एक तरह से कैद करके रखती है, ठीक है। डरे डरे से रहते हैं इस जगह के, ऐसे गवर्नमेंट के अंदर में लोग बाग डरे रहते हैं हमेशा कि वो, क्योंकि भाई उसकी गवर्नमेंट है, अकेला इंसान है, कोई और, जैसे हमारे इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब कोई कांग्रेस पार्टी सिस्टम है, एक बीजेपी है, एक सपा है, अलग अलग बहुत सारी अलग अलग पार्टी हैं, सब एक दूसरे को क्या करती हैं, कम्पीट करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करती हैं, जो जीतती है वो नेता बनती है। डिक्टेटर में क्या है, एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन हो रहा है, वही जीत रही है। अरे तो इलेक्शन ही क्यों करा रहे हो, हर बार कह दो हम ही हैं नेता, ये तो होना चाहिए। अब अकेली पार्टी तो वही जीतेगी, तो और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, अकेली पार्टी क्यों होती है, दूसरी पार्टी क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती है, हम होते तो हम खड़े हो जाते इलेक्शन में, काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं। मगर जब उस डिक्टेटर ने ये कायदे कानून ही नहीं बना रखे कि हमारे खिलाफ़ कोई खड़ा हो, हमारे खिलाफ़ कोई इलेक्शन में अपोनेंट बने, हमें कोई चैलेंज करने के लिए आए, और अगर कोई आता भी है तो उसे सज़ा मिलती है, तो इसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेकार क्वालिटी की गवर्नमेंट होती है। फिर आई हमारी डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी लिटरेरी मीन्स रूल बाय द पीपल। सबसे बेहतरीन, सबसे अव्वल दर्जे की होती है, वो होती है हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारी इंडिया में फॉलो हो रही है। तो वो जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है रूल बाय द पीपल, लोगों के ज़रिए हुकूमत करना, ठीक है, लोगों के ज़रिए हुकूमत होना, लोगों की, जनता की हुकूमत होना। ये कैसे कह सकते हैं आप, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ये गवर्नमेंट कैसी होती है, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए ही बनाई होती है, बाय द पीपल, लोगों के ज़रिए बनाई होती है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनाई होती है। ये लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों के ज़रिए बनाई गई होती है और लोगों के लिए बनाई होती है। मतलब इसमें नॉर्मल आम जनता ही होते हैं, आम लोग ही होते हैं जो गवर्नमेंट में जो इलेक्शन करते हैं, और वो एज आ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करे जाते हैं। उसके बाद बाय द पीपल, मतलब लोग ही होते हैं जो लोग दूसरे लोगों को चूज़ करते हैं, और फॉर द पीपल, और लोग ही वही लोग होते हैं जो अपने ही लिए अच्छा नेता चूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है डेमोक्रेसी की, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। फिर आया हमारा, इट अलाउज पीपल टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव अमंग देमसेल्फ थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। ये हमें क्या अलाउ करता है, टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता को चूज़ करने की इजाज़त देता है हमें। ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें ये इजाज़त देती है, हमें इस चीज़ में अलाउ करती है, हुक्म देती है कि हम अपने नेता को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने ही लोगों में से ही चूज़ करें थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। कैसे, एक पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है, फिर उसके ज़रिए हम उसे चूज़ करते हैं, नेता अपना सेलेक्ट करते हैं, और नेता जो होता है वही हम में से कोई एक होता है, हम में से कोई इंसान होता है, फिर वही इलेक्शन में खड़ा होता है, स्टैंड करता है, पार्टिसिपेट करता है। फिर हमें देखते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कौन सा नेता हमारे इंडिया के लिए तरक्की लाएगा, ठीक है, एडवांसमेंट करेगा, डेवलपमेंट करेगा, गरीबी हटाएगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर हम लोग उन्हें सेलेक्ट करते हैं।
द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर गिवन द राइट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें ये राइट दिए जाते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, हम नेता चूज़ करते हैं, फिर वो जो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हमने चूज़ किया होता है उसके पास ये हक होता है जीतने के बाद, ये उसके पास ये राइट होता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए, गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। फिर आते हैं हम यहाँ पर फ्यूचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे अब। तो इसके फीचर्स की बात करें, फर्स्ट, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है, उसमें लोगों के पास ये हक होता है, इतनी ताकत होती है कि वो अपने नेता को टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता को इलेक्ट करा पाएँ, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट बना लें और उसे रन कर पाएँ, चला पाएँ, एंड ऑल्सो टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, और अपने बिहाफ पर वो डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये सारा हक पीपल के पास, लोग जनता के पास होता है। ठीक है, लोगों के पास। सेकेंड, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन। और जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या गारंटी करता है? फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन। जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ये हमें गारंटी मिलती है, ये हमें मतलब हमें पक्की बात, ये हमें गारंटी दी गई है कि हर किसी के हक को, जितने भी सिटीज़न हैं, जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स होंगे, उन सभी के फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, उनके सारे हक दिए जाएंगे। फिर आता है थर्ड, ऑल द पीपल आर गिवन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, लैंग्वेज, क्रीड और कलर। और हर इंसान को बराबर का हक दिया जाएगा, उसके सारी अपॉर्चुनिटीज़ बराबर की दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान काला है, कोई इंसान गोरा है तो काले वाले को ये वाली चीज़ नहीं दी जाएगी, काले वाले के लिए ये राइट्स नहीं है। ठीक है, उसको ये हक नहीं दिया जाएगा, या वो इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता, या वो जैसे पहले होता था कि इस कुएँ का पानी नहीं पी सकते, दलित लोग जो होते थे, कम गरीब लोग अलग रहेंगे, वो अमीर लोगों के घर में भी अगर आ रहे हैं तो वो घर में एंटर नहीं कर सकते, नंगे पैर आएंगे। अगर एक सुपीरियर आदमी जो है माना जाता है वो ऊपर बैठ रहा है, दूसरा ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं फॉलो करती, गवर्नमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करती। चाहे उसकी जगह हो, कोई भी हो, कहीं पर भी पैदा हुआ हो, किसी भी रेस का हो, मतलब किसी भी कलर का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी मज़हब हो उसका, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, हमें उससे मतलब नहीं है। वो इंडिया का इंसान है, इंडिया का सिटीज़न है, तो उसे वो सारे हक दिए जाएंगे जो इंडिया के हर इंसान के लिए बनाए गए हैं। वो सारे कानून उसके लिए फॉलो की जाएंगे जो सारे इंडिया के अंदर जो वो गवर्नमेंट ने मेक कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं फोर्थ पॉइंट इसका, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी का फोर्थ पॉइंट, द इलेक्शन सिस्टम आर फ्री एंड फेयर फॉर ऑल। और जो इलेक्शन सिस्टम है वो फ्री है और सभी के लिए बराबर है, फेयर है, कोई धांधलेबाजी के काम नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, एंड इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। और जो इलेक्शंस होते हैं वो हर रेगुलर इंटरवल पे, मतलब कुछ समय के बाद रेगुलरली होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार नेता चूज़ कर दिया गया तो वही नेता रहेगा, और वो नेता बदलेगा भी कुछ समय के बाद, कुछ 5 साल के बाद या हर साल पे इलेक्शंस होते रहते हैं। फिर आया हमारा फिफ्थ, पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जो पावर होती है गवर्नमेंट की वो 3 लेवल पे डिवाइड कर दी जाती हैं, 3 ऑर्गन पे, नॉट लेवल, 3 ऑर्गन पे गवर्नमेंट की पावर। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर के पास अलग पावर होती है, एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर और जुडिशरी के पास अलग पावर। इन तीनों को अलग अलग कुछ पावर डिवाइड की जाती हैं। ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट के, जिनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, फिर आए यहाँ पर हम 6 पर, इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो पार्टिसिपेशन होता है वो इफेक्टिव होता है लोगों का, मतलब आम जनता भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फिर आया हमारा यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज। ये आपने शुरू से ही सुनते आ रहे होंगे, यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज कई बार सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, साफ मतलब ये होता है कि जो 18 साल से जो बालिग लोग हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को ये हक दिया जाता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता चूज़ कर सकें वोट देके। ठीक है, ये हक कहाँ से मिला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट का मतलब ही ये एडल्ट। ठीक है, तब पढ़ते हैं पहले से हम। इट मीन्स ऑल एडल्ट सिटीजन इन द कंट्री हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, बर्थ और जेंडर। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है
कि अगर कोई एडल्ट सिटीज़न है हमारे कंट्री का तो उसे ये हक है कि वो वोट दे पाए रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि उसका मज़हब क्या है, उसकी कास्ट क्या है, बर्थ उसकी या जेंडर उसका, ठीक है, या मेल है या फीमेल है, आदमी है तो देगा, औरत है तो नहीं देगा वोट, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो कानून है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर ये हमें हक मिला है, ये राइट मिला है। इन सम ऑफ द कंट्रीज़ इन अर्लियस्ट टाइम, ये कह रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में, कुछ मुल्कों में पुराने ज़मानों में पुअर स्लेव्स एंड वुमेन्स वर नॉट गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। पहले क्या होता था, कुछ मुल्कों में ऐसा होता था, जो गरीब होते थे, जो गुलाम होते थे, स्लेव कहते हैं गुलाम, ये जो औरतें होती थी उन्हें ये हक नहीं दिया जाता था कि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर पाएँ या वोट दे पाएँ, ये उन्हें हक नहीं था पहले ज़माने में। इन मैनी ऑफ द ग्रीक स्टेट्स, जैसे कि पुराने कुछ काफ़ी ग्रीक स्टेट में, ओनली मैन हु है ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड वर अलाउड टू वोट। पहले ज़माने में जब ग्रीक के बारे में बात करें, जो ग्रीक स्टेट हैं, तो वहाँ पर खाली आदमियों को हक था, और वो भी किस आदमियों को, जिसके पास कुछ ज़मीन हो, कुछ प्रॉपर्टी हो, ठीक है, दौलतमंद हो, साफ साफ मतलब ये कहना चाहें जिसके पास पैसा हो, एंड वर एजुकेटेड, और पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन्हें ही खाली हक था कि वो वोट कर पाएंगे। बाकी जो गरीब लोग हैं, जो औरतें हैं, या जो गंवार लोग हैं, या जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो लोग इसके काबिल नहीं थे कि वो वोट दे पाएँ। ग्रीक स्टेट्स में ये लोगों का मानना था। क्लियरली अ बिग पार्ट ऑफ सोसाइटी विच कंप्राइज ऑफ वुमेन, स्लेव्स, पुअर एंड अनएजुकेटेड वॉज नॉट अलाउड टू वोट। और साफ साफ यहाँ पर जाहिर होता है जो बड़ी पार्ट था हमारा सोसाइटी का, जैसे कि उसमें क्या क्या आते थे, औरतें आती थीं, गुलाम आते थे, मतलब नौकर चाकर जो होते हैं, जो गरीब होते थे या जो गंवार होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन लोगों को ये हक नहीं दिया जाता था कि वो वोट दें, ठीक है। द कंट्री वॉज गवर्नड बाई हैंडफुल ऑफ पीपल मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल। और जो कंट्री थी वो कैसे, किसके ज़रिए गवर्न हो रही थी, हैंडफुल्स ऑफ पीपल, जो लोग जिनके हाथ भरे हुए हैं, पैसा भरा हुआ है, उन लोगों के ज़रिए चली जा रही है कंट्री। मेकिंग रूल्स, वही कानून बना रहे हैं, एंड रेगुलेशन, वही सारे रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन वही बना रहे हैं, फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, किसके लिए, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है उन्हीं के लिए ही कायदे कानून ही बनते थे। गरीब लोगों की कौन सुन रहा है, जब उन्हें वोट देने का हक नहीं है तो उसके बाद जब नेता सेलेक्ट हो गया, नेता चुन लिया गया, जो गवर्नमेंट बन गई, तो बनने के बाद कौन सुनेगा उनकी, ठीक है। सारे लॉज और कानून भी, जो अच्छे काम होंगे, जो काम भी करेगी गवर्नमेंट, वो भी उन्हीं के लिए करेगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यही वोट देने वाले हैं हमें, अगर हम इनके लिए काम करेंगे तो यही हमें वोट देंगे, तो सारी गवर्नमेंट यही चाहेगी कि हम इन्हीं के लिए काम करें। फिर इट वॉज नॉट ईजी फॉर ब्लैक अमेरिकन एंड वुमेन टू गेट इक्वल राइट विद द वाइट्स एंड मैन। ये कह रहे हैं पहले ज़माने में, पहले की बात है, ये इतना आसान नहीं था। जो ब्लैक अमेरिकन थे, मतलब जो काले लोग थे अमेरिका में, और जो औरतें थीं, उन लोगों को ये हक नहीं मिल रहा था कि वो, मतलब बराबर का हक नहीं मिल रहा था जो गोरे लोग थे उनसे और आदमियों से। औरतों को आदमियों के बराबर का हक नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। और जो काले लोग थे अमेरिका के, उन्हें गोरे लोग के बराबर नहीं माना जाता था। उन्हें काले लोग जो ब्लैक कलर के होते थे, ब्लैक अमेरिकन्स जिन्हें कहते हैं, उन लोगों को ये सारे हक नहीं दिए जा रहे थे। इन द 1950 में, 1950 में, इन द 1950 द ब्लैक अमेरिकन इंटेंसीफाइड देयर स्ट्रगल फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो ब्लैक अमेरिकन थे उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने देखा उनकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो मेहनत करना शुरू कर दी, उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। मार्टिन लूथर किंग वॉज द मैन हु लेड द स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो मार्टिन लूथर किंग थे, यही एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया, जद्दोजहद करना शुरू की, लड़ाइयाँ करना शुरू की। लड़ाइयाँ करने से मतलब ये नहीं कि तोड़फोड़ करना शुरू की, मतलब सिंपली जो स्ट्राइक करना शुरू की या रिलीज़ निकालना शुरू की, इस तरह से मांग करना शुरू की, साफ साफ ये कह सकते हैं हम। इट वाज ओनली इन 1964 टू 1965, फिर 1964 से 1965 में दैट द यूएसए पार्लियामेंट कांग्रेस पास्ड सिविल राइट एक्ट एंड आउटलाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस। क्या हुआ फिर, यूएसए पार्लियामेंट कांग्रेस जो थी, उन्होंने सिविल राइट एक्ट निकाला और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस को आउटलेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि जो काले लोग होंगे उन लोगों को बराबर का हक नहीं दिया जाएगा, उन्हें अलग स्कूल में भेजा जाएगा, उनके स्कूल बेकार होगा, गोरे लोगों का स्कूल अच्छा होगा, गोरे लोग अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, काले लोग बेकार टीचर से पढ़ेंगे। ये सारे कानून सब ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। इन इंडिया महात्मा गांधी रॉट इन अ न्यूज़पेपर यंग इंडिया 1931।
इंडिया के अंदर जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर के अंदर लिखा, यंग इंडिया 1931 के अंदर, मतलब 1931 में, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द इंडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो आइडिया, बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। मतलब, और दैट अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम फॉर ऑफ अ बीइंग अ पुअर मैन। मतलब ये सिंपली क्या कह रहे हैं, गांधी जी ने इसमें क्या लिखा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया, मैं इस आइडिया को पॉसिबली नहीं बेयर कर पाऊँगा, मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा कि वो आदमी जिसके पास दौलत है उसे ही हक दिया जा रहा है वोट का। यहाँ के वो आदमी हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ, जिसके पास कैरेक्टर है मगर दौलत नहीं है, लिटरेसी नहीं है, शुड हैव नो वोट, उसके पास वोट का हक नहीं है। ठीक है, मतलब उसके पास ये राइट नहीं है कि वो वोट नहीं दे सकता। तो मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। उन्होंने ये चीज़ लिखी कि ऐसा नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा, मुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि जिसके पास पैसा है, चाहे उसके पास अकल हो चाहे नहीं, उसे ही आपने सारा वोट देने का हक दे रखा है, और जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, मगर उसके पास कैरेक्टर है, उसके पास अकल है, उसके पास समझ है, तो उसे तुमने वोट देने का हक छीन रखा है। और दैट अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे, और उस आदमी से जो पूरे ईमानदारी से पूरे दिन अपने पसीनों में तर होके वो काम करता है, एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। तो ये लोगों के लिए एक तरह से क्राइम का काम कर रहे हैं आप लोग, जो वो गरीब इंसान जो पूरे दिन लग कर अपने पसीनों में बह कर पूरे दिन और पूरे दिन के बाद भी, मतलब रात दिन वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उससे अकल है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं, मगर उसे समझ है, कैरेक्टर है उसके पास, तो आप उसके साथ अगर वोट देने ये हक छीन रहे हैं तो ये एक तरह का क्राइम है। ठीक है, लोगों के, गरीब लोगों के लिए आप, गरीब लोगों के खिलाफ आप ये क्राइम कर रहे हैं। द सफ़रेज मूवमेंट ऐसे ही एक हुआ था, उसमें क्या था, औरतों को हक नहीं मिल रहा था वोट देने का, तो इसमें औरतों ने आवाज़ उठाई थी, तो इसे कहते हैं सफ़रेज मूवमेंट। सफ़रेज मीन्स द राइट दैट पीपल हैव टू वोट। सफ़रेज का मतलब होता है ये हक होना कि लोगों को ये राइट मिल जाए कि वो वोट कर सकें। तो सफ़रेज मूवमेंट मेनली बनाया किसके, क्यों चलाया गया था, स्पेशली वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सफ़रेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ये कह रहे हैं स्पेशली अगर देखा जाए तो जो औरतें थीं वो सफ़रेज से बाहर थीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में उन्हें ये हक नहीं था कि वो वोट कर पाएँ, तो वो सफ़रेज से बाहर थी, मतलब ये हक नहीं था, इस हक से उन्हें ये हक छीन रखा था। ऑल ओवर द यूरोप वुमेन हैड टू फाइट फॉर देयर राइट्स, और पूरे यूरोप में जो वुमेन थी, जो औरतें थीं, उन्होंने अपने हक के लिए, ठीक है, अपने राइट्स के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। इन दोज स्ट्रगल मैनी ऑफ द सफ़रेजिस्ट वर इम्प्रेजेंट, और इस स्ट्रगल में, इस जद्दोजहद में, इस कोशिश में, इस मेहनत के समय में काफ़ी सफ़रेजिस्ट, जो काफ़ी औरतें थीं, उन्हें जेल तक हो गई। दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड द वुमेन्स सफ़रेज मूवमेंट, और इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, वुमेन्स सफ़रेज मूवमेंट। ठीक है, द सफ़रेज मूवमेंट रिफर्स टू द वुमेन्स स्ट्रगल टू अटेन द राइट टू वोट। सफ़रेज मूवमेंट किसे रिफ़र करता है, वुमेन्स ने जो स्ट्रगल की थी टू अटेन द राइट टू वोट, मतलब जो यहाँ पर यूरोप में एक मूवमेंट हुआ था, इसमें क्या था, लोग, औरतें जो थीं वो ये चाह रही थी कि औरतों को भी ये हक दिया जाए कि वो चूज़ कर पाएँ, अपना नेता सेलेक्ट कर पाएँ, उन्हें भी ये राइट है कि वो, उन्हें भी ये समझ है कि वो बता सकें कि कौन सा नेता सही है कौन सा नहीं, तो वो उसे वोट कर पाएँ। तो इसे ही सफ़रेज मूवमेंट को कहा जाता है। द वुमेन हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इवेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर, और ये जो वुमेन्स स्ट्रगल था उन्हें वोट का ये स्ट्रेंथन हो गया, मतलब पावर मिल गई, इन्हें हक मिल गया था। द वुमेन हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18। ये कह रहे हैं जो 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी, उसमें औरतों ने भी काफ़ी इवेंट में काफ़ी हिस्सा लिया, काफ़ी पार्ट लिया, ऐसा नहीं कि डर के बैठ गई, उन्होंने भी बहुत मदद की। इट प्रूव्ड वुमेन वर एलिजिबल फॉर द सेम राइट एज मैन। तो ये एक चीज़ें क्या प्रूव करती हैं कि जब आदमी के साथ साथ औरतों ने भी वर्ल्ड वॉर में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। ठीक है, ऐसा नहीं था कि खाली आदमी ही सारे काम कर रहे थे वर्ल्ड वॉर में।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में औरतें भी काम कर रही थी। तो ये चीज़ें ये प्रूफ करता है कि जब औरतें जब जंग में ऐसी वॉर के अंदर खड़ी हो सकती हैं, लड़ सकती हैं, तो वो वोट नहीं कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए भी एलिजिबल हो गई। ठीक है, ये सारे हक, सारे राइट इन लोगों के लिए भी एलिजिबल हैं, ये चीज़ें बता दी गई। इट वॉज ओनली इन 1920 दैट इन द यूके वुमेन ऑफ 30 ईयर्स गॉट वोटिंग राइट्स। और फिर ये 1920 में डेट इन द यूके वुमेन ऑफ 30 ईयर्स गॉट वोटिंग राइट, 1920 में फिर ये यूके की औरतों को भी हक दे दिया गया कि जो 30 साल की औरतें होंगी वो वोट कर सकेंगी। ठीक है, इन अमेरिका ऑल्सो वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, और 1920 में ही अमेरिका के अंदर भी ये हक दे दिया गया था औरतों को कि औरतें भी अब वोट कर सकती हैं, नेता चूज़ कर सकती हैं। फिर आया एडवांटेज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर मेनली, वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो डेमोक्रेसीज गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू इक्वलिटी एंड एक्सेट्रा। मतलब डेमोक्रेसी हमें किस चीज़ की गारंटी देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम बोल सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम इक्वलिटी जाहिर हमारी सबके बराबर, और राइट टू इक्वलिटी मतलब हमारा बराबर का हक है हर जगह, हमें हक है कि हमें इक्वल माना जाए, हमें हर जगह इक्वलिटी दी जाएगी। हमें ये हक दिया गया है कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएँ, स्पीच कर पाएँ, बोल पाएँ, अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर कर पाएँ, एसोसिएशन बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे हक किस में दिए हैं, डेमोक्रेसीज़ में। तो ये सारा हमारा फ़ायदा ही हुआ ना। बाकी गवर्नमेंट में क्या है, जैसे मैंने बताया था, डिक्टेटरशिप में जनता बोलने से ही डरती है, बोल नहीं सकती, उन्हें कोई हक नहीं बोलने का। हमारे में क्या है, हम यहाँ तक के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठा सकते हैं। जो नेता चूज़ कर लिया है और हमें अगर लग रहा है कि ये नेता नहीं ठीक है, तो हम उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। इतना हक हमें दिया है, इतने राइट दिए हैं हमें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस गिव्स सिटीज़न टू राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। अब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस जो दिया है, सिटीज़न को राइट दिया है, ये सिटीज़न को क्या हक देता है कि वो हम क्रिटिसाइज़ कर पाएँ। अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ़ हम आवाज़ उठा सकते हैं, और आवाज़ उठाने के लिए हमें यह हक होना चाहिए कि हम बोल सकें। तो बोलने का हक हमें दे रखा है, एक्सप्रेशंस का हक हमें दे रखा है। पीपल गेन अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग देयर ओन गवर्नमेंट, और लोगों को ये सेंस हो जाता है पार्टिसिपेशंस का। ठीक है, उन्हें सेंस हो जाता है, उन्हें थोड़ी अकल आती है इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग देयर ओन गवर्नमेंट। जब अपनी गवर्नमेंट इंसान चूज़ कर रहा होता है तो पार्टिसिपेशंस का उसे सेंस हो जाता है। मेक्स पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर बिटवीन न्यू गवर्नमेंट, और ईजिली, ऐसा नहीं है पहले हमारा क्या होता था, जब हमारी मोनार्की होती थी, राजा रानी जब हुआ करते थे, तो दूसरा राजा आता था तो वो क्या करता था, उसे मार कर, उसे हरा कर तब वहाँ पर हुकूमत करता था। मगर हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, 5 साल बाद या 4 साल बाद जब भी, वैसे जो हमारे मेन इलेक्शंस होते हैं, जैसे 5 साल बाद हमारा एक इलेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जो हार गया वो अब कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, मैं ही राजा रहूँगा, मैं ही नेता रहूँगा। ऐसा नहीं है, जो जीत गया उसे चुपचाप सुकून से, शांति से, पीसफुली वो पावर सारी उसे दे दी जाती हैं, ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले का जो नेता है वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं ही हुकूमत करूँगा, मैं हार गया तो क्या, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो जीत गया उसे सिंपली सारी पावर पीसफुली ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। In a democratic country, the media or a press plays a significant role in bringing the organization and movement of the people into limelight। अब ये कह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर जो मीडिया और हमारी जो प्रेस होती है, ठीक है, जो हमारी मेनली जो मीडिया और प्रेस होती है वो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। किस लिए, इन ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ द पीपल इनटू लाइमलाइट। मतलब सभी के सामने जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मूवमेंट चल रहा है, जो गवर्नमेंट के अंदर काम चल रहा है, वो सारा काम हम सभी जनता को पहुंचाती है कि गवर्नमेंट ने क्या कायदे कानून निकाले हैं, वहाँ पर क्या काम किया है। सारी चीज़ें हम लोगों की रोशनी में, ठीक है, सभी के नज़र में मीडिया और प्रेस लाकर रखती है। इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द सिटीज़न, और सिटीज़न के लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है, यही हमारे लिए अकाउंटेबल बनाती है। बिकॉज ऑफ ऑल द अबव मेंशन रीजंस पीपल प्रेफर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये जो सारे रीजंस हमने आपको बताए, इसी वजह से हमारी ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। फिर आया हमारा पेज नंबर 148। यहाँ है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब नुकसान क्या हैं।
अब ज़रूरी थोड़ी नहीं है हर चीज़ का बस फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कीप्स चेंजिंग विच लीड टू इंस्टेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, लगातार आपको पसंद नहीं आई, गवर्नमेंट ठीक नहीं है बदल दी, फिर ठीक नहीं है फिर बदल दी, फिर ठीक नहीं है फिर बदल दी। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा है द इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो हमारा इलेक्टेड लीडर है, मतलब हो सकता है हमने नेता चूज़ करा हो, उसे सभी लोगों के इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी नहीं पता होगा, वो सभी के दिल की बात थोड़ी नहीं जानता होगा, सबसे एक एक आदमी से आके थोड़ी नहीं पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको 5 का नोट बना के दूँ या आपका 100 का नोट बना के दूँ, आप क्या चाह रहे हैं, 1000 का नोट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो इंसान के इंटरेस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। तो ये एक नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए क्या फिर 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई, इसका भी फिर क्या किया गया, सुझाव निकाला गया। इट लीड्स थ्रू अनफेवरेबल डिसीजन। कभी कभी हो सकता है अनफेवरेबल डिसीजन बना ले गवर्नमेंट, जो जनता को पसंद ना आए। ठीक है, जनता उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, कुछ लोग उसके सहमति दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम अच्छा कानून है, अच्छा कानून है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बेकार कानून है, बेकार कानून है। तो अनफेवरेबल डिसीजन हो सकते हैं कुछ। फिर आया लीड टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलर कंपटीशन। और करप्शन हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोलर कंपटीशन के बेस पर होता है। जैसे मतलब कहीं पर क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, तो कुछ नेता होते हैं वो पैसे खिला देते हैं, पब्लिक को पैसे खिला देती है कि इसको देना वोट। ठीक है, ये ज़बरदस्ती या गन टिप्पर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है भैया, जीतने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। अंदर खड़ा हुआ है, एक आदमी जा रहा है, वहाँ पर गन रख रखी है, कह रहा है इसी पर वोट दो। अब क्या कर सकते हैं, अब चिल्ला भी नहीं सकते, बाहर जाने से पहले आप मर जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे करप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, या ज़बरदस्ती कहा जाए कि इस पे वोट दो, या कुछ लोगों को पैसा खिला दिया जाए। दूसरे हो सकता है कि कोई इंसान दूसरे को वोट देने जा रहा हो, आपने कह दिया 500 रुपये दूंगा, इस पे वोट दे दो। बहुत से लोग दे देते हैं, तो ये करप्शन ही तो हुआ। फिर ऑफिसर्स कंसल्ट ईच अदर बिफोर टेकिंग डिसीजंस विच लीड्स टू डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग। कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, अगर कोई डिसीज़न बना रहे होते हैं तो आपस में एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे से डिसीज़न लेने से पहले कोई बड़ा डिसीज़न लेना है तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, जो डिसीज़न मेकिंग है वो डिले हो सकता है, काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। जो एक दिन में डिसीज़न होना था वो उसके 10 दिन लग गए, क्योंकि सभी ऑफिसर से पूछना है, सभी की राय लेनी है, सभी को राज़ी करना है, ऐसे करके एक दिन में जो डिसीज़न लेना था वो 10 दिन लग गए। तो डिले ऑफ डिसीज़न हो सकता है। ठीक है, फिर आया एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी। स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने की क्या ज़रूरत है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीज़न का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, पहली बात। फिर मतलब एक तो सबसे जो हमारी एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, क्या चीज़ ज़रूरी है स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीज़न, हर सिटीज़न का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब हर ही सिटीज़न उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। फिर आ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, जिसमें साफ साफ ज़ाहिर हो रहा हो कि इस गवर्नमेंट की इतनी पावर है, इस गवर्नमेंट का काम ये है, इस इंस्टीट्यूशन का काम ये है। ठीक है, सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हो। हाई लिटरेसी रेट अमंग सिटीज़न एंड as only educated citizen will be better able to exercise their right and duties properly। क्या होगा कि जब हाई लिटरेसी रेट होगा अमंग सिटीज़न पढ़े लिखे होंगे, तो खाली एजुकेटेड सिटीज़न जो होंगे वही बेटर वे में एबल हो पाएंगे टू एक्सरसाइज देयर राइट एंड ड्यूटीज़ प्रॉपरली। मतलब कुछ गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि हमारे हक़ क्या हैं, हमारे कायदे कानून क्या हैं, हमारे पास क्या हमें गवर्नमेंट ने हक़ दे रखे हैं, तो वो कैसे चला पाएंगे, कैसे उन हक़ को अपनी आवाज़ उठाकर मतलब अपने हक़ से अपनी मतलब पूरी ताकत से कहेंगे कि हाँ ये हमारा हक़ है, हमें ये चाहिए, वो उसे कैसे ले पाएंगे। जो पढ़े लिखे होंगे वही तो कर पाएंगे। तो हाई लिटरेसी रेट होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सीखना चाहिए कि हमारे हक़ क्या हैं, हमारे राइट क्या हैं, हमें गवर्नमेंट ने क्या क्या राइट्स दे रखे हैं, इन सब की हमें नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। अब जब हमें पता ही नहीं होगा कि 18 साल के बाद गाड़ी चलानी है, तो बचपन छोटे से बच्चे गाड़ी दे देंगे तो क्या होगा, कहीं ठुकेगा जाके, फिर गाड़ी भी जाएगी, चालान भी कटेगा।
तो आपको इसकी नॉलेज होती है कि 18 साल से बड़ा बच्चा होता है, 18 साल का हो जाता है, उसके बाद गाड़ी चला सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके बाद बन सकता है, तभी वो वोट दे सकता है। तो ये क्या है, हमें इसकी नॉलेज है, हमें इसके बारे में पता है। तो हाई लिटरेसी रेट होना चाहिए, इंसान को लिटरेट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में वो सीख सके। फिर मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, और गवर्नमेंट और पीपल के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ पब्लिक से छुपा रही हो या पब्लिक गवर्नमेंट से छुपा रही हो, ठीक है, बिल्कुल आईने की तरह साफ़ होना चाहिए। फिर आया हमारा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इन एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग बाग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। देन दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर गवर्नमेंट, और यही रिप्रेजेंटेटिव जो हमने नेता चूज़ करे होते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं। दीज आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज बिकॉज इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, और यही यूजुअली किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये किसे रिफर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, इंस्टीड दे चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। और इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लोग बाग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बजाय कि हम इसमें कैसे चूज़ करते हैं गवर्नमेंट, इलेक्शन के ज़रिए। पूरा इलेक्शन होता है, उसके ज़रिए हम गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। किसके ज़रिए बनाते हैं हम, इलेक्शंस के ज़रिए बनाते हैं। और दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक्स डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और यही रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं पूरे पॉपुलेशन के लिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शंस वेल इन बिग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यूएसए एंड कनाडा। और ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज़ है ये बड़ी कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, जैसे हमारी इंडिया, यूएसए और कनाडा। फिर आता है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट थ्रू मीन्स ऑफ डायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, जो लोग बाग होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर ही पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और डायरेक्टली वोट करके नेता चूज़ कर लेते हैं। और रेफरेंडम, और सिंपली मतलब डायरेक्ट ही चूज़ कर लेते हैं कि यही हमारा नेता होगा। ऑन एनी पर्टिकुलर इशू, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इशू पे। जैसे मैंने कहा, आप घर में, ये गांव में मान लिए बड़े बड़े 4-5 लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, तो सभी लोग बैठे, मीटिंग बैठी, लोगों ने कहा ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ, आपको नॉलेज है, आप अक्लमंद हैं, आप समझदार हैं, ताकतवर हैं, बुद्धिमान हैं। मैंने उसे डायरेक्ट कह दिया आप ही नेता हैं, आप ही हमारे रूलर हैं। तो ये क्या हो गई, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। इसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सभी की बस राय ले ली ऐसे ही और सिलेक्ट कर लिया गया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शंस वेल इन अ स्मॉल कम्युनिटी, और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती है वो स्मॉल कम्युनिटी में, छोटे इलाकों में ही अच्छे से काम होती है, यूज़ होती है, अच्छे से फंक्शंस कर पाती है। वेयर द सिटीज़न कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें जो गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है उसमें नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ, ऐसी जगह पर हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू होती है, मतलब फंक्शंस कर पाती है। फिर आया हमारा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम 1 बाई 1 करेंगे। पहला क्या है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस में हमारा क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ द किंग और क्वीन, द रूल ऑफ मिलिट्री, द रूल ऑफ द पीपल। तो क्या है, रूल ऑफ द पीपल, इसका है हमारा बी, फर्स्ट का बी। दूसरे का क्या है, व्हेन डिड गांधी जी रोट इन द जनरल यंग इंडिया, कब लिखा था उन्होंने, 1931 में लिखा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, इस पर टिक कर लिए। थर्ड है हमारा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, मेकिंग एनुअल बजट ओनली, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सारे काम ही गवर्नमेंट करती है, तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। फिर आया फोर्थ, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया फॉलो, इंडिया किस तरह की गवर्नमेंट फॉलो करती है, डेमोक्रेटिक, मोनार्की, डिक्टेटर या ऑल ऑफ दीज। तो किस तरह की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, कैसी, डेमोक्रेटिक। तो इस पर आप टिक कर लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम। पहला क्या है, डैश आर अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इन्फोर्स इन अ कंट्री। तो हम किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही तो होता है हमारा सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके अंदर हमारा पूरा रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस सब पूरे जो कंट्रीज़ के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है, वो सब कुछ कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTI, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है हमारा दूसरा, मोनार्की मीन्स रूल बाई किंग और क्वीन। मोनार्की का मतलब क्या होता है, रूल बाई किंग, राजा और या रानी के ज़रिए रूल होना, हुकूमत करना। हम क्या कहते हैं उसे, मोनार्की, MONAR, मोनार, CHY, मोनार्की।
फिर थर्ड आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें गवर्नमेंट को क्या देता है, ये पावर देता है कि वो कायदे कानून बना पाए, डिसीजन ले पाए, ठीक है, और लॉ को इन्फोर्स कर पाए, ठीक है। फिर फोर्थ आया हमारा द वर्ड डेमोक्रेसी लिटरेरी मीन्स रूल बाय द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, आपने अभी पीछे हमने पढ़ा था। द वर्ड डेमोक्रेसी DEMO, यहाँ पर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है CONSTITUTION, यहाँ पर एन आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है, ये हमारा एन है, ठीक है, एन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फोर्थ क्या है हमारा डेमोक्रेसी। फिर हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। तो हमारा ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्या है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी हमारे ट्रू स्टेटमेंट है उसमें हमारा T लिखना है, जो हमारे फॉल्स है वहाँ पर फॉल्स लिखना है। पहला क्या है, आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये कह रहे हैं हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। तो कैसी कंट्री है हमारी कंट्री, डेमोक्रेटिक। कौन सी कंट्री, इंडिया, ऑफकोर्स इंडिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, पहला क्या हो गया, ट्रू। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल मेक्स लॉस फॉर द एंटायर कंट्री, ये एंटायर नेशन के लिए जो कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल पे वो लॉ बनाती है। तो गवर्नमेंट लोकल लेवल पे जो होती है वो लॉ थोड़ी नहीं बनाएगी, वो तो लोकल लेवल के कुछ कायदे कानून बनाएगी, लोकल लेवल पे मेंटेन करेगी। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। पहला क्या है, ट्रू, दूसरा क्या है, फॉल्स। तीसरा क्या है, आवर राइट आर सेफ इन अ मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं मोनार्कियल जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें हमारे हक, हमारे जो राइट होते हैं वो सेफ होते हैं, नहीं, उसमें तो राजा रानी होते हैं, उसमें तो राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, आपकी तो कुछ सुनने वाला होता ही नहीं है। तो हमारे राइट्स, हमारे हक जो होते हैं उसमें सेफ नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फिर है फोर्थ, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो ये हमारा ट्रू है, यहाँ पर हमने फॉल्स लिख रखा है, इसे ट्रू कर लिए। ये कह रहे हैं जो प्राइमरी फंक्शन होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है, टू मेंटेन लॉ और ऑर्डर। वैसे तो ये मेन फंक्शन है, अगर देखा जाए तो ये प्राइमरी फंक्शन तो नहीं है। प्राइमरी फंक्शन तो ये होता है कि जो जनता है, सिटीज़न है, उसकी वेलफेयर के बारे में सोचना, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन तो यही मेन फंक्शन है वैसे ये, तो हमारा प्राइमरी में भी आ सकता है, तो इसे लिख लिए, ट्रू कर लिए इसे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ट्रू। ये हमारा ट्रू है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही होती है जो कानून बनाती है, कायदे कानून बनाती है और ऑर्डर सारे मेंटेन करती है। फिर हमारे एक्सरसाइज है डी, तो ये आपको कॉपी में करनी पड़ेगी क्योंकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी, यूनिवर्सल एड्रेस फ्रेंचाइज की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इलेक्टोरेट क्या होते हैं वो लिखना पड़ेगा, सफरेज मूवमेंट क्या होता है पूरा बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या होता है ये बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो इतनी सी जगह में आएगा नहीं, कॉपी में करेंगे हम। तो यहाँ पर लिख लिए इन कॉपी, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी हमें किस में करना है, कॉपी में, ये भी हमें किस में करना है, कॉपी में, ये भी हमें किस में करना है, कॉपी में। तो यहाँ आप लिख लिए चाहे कॉपी, इन कॉपी, ठीक है, यहाँ पर भी लिख लिए इन कॉपी। ये सब हमें किस में करना है, कॉपी में करना है। तो 1 बाय 1 हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बुक में होंगे बुक में टिक करा देंगे, वरना अगर बुक में ज़्यादा बड़े होंगे तो अपनी कॉपी में खुद लिख कर दिखा देंगे शॉर्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्सरसाइजेस। तो इसका फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, पहला है इसका डेमोक्रेसी, ठीक है। पहला क्या है इसका, एक्सरसाइज डी का फर्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला इसमें डेमोक्रेसी के आपको डेफिनेशन पहले से ऑलरेडी हम बता चुके हैं कई चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में भी और इससे पहले चैप्टर में भी। तो ये वाली डेफिनेशन आपको खुद करनी है, ठीक है, ये आपको खुद करनी है। और फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये भी हम आपको बता चुके हैं, मगर पिछले चैप्टर में थोड़ी बड़ी डेफिनेशन थी, इस चैप्टर में थोड़ी छोटी है। वैसे छोटी तो पिछले में भी थी, अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं थी। आप डेमोक्रेसी पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ चुके हैं, इलेक्टोरेट पढ़ चुके हैं। बस इसमें नया क्या है, सफरेज मूवमेंट और गवर्नमेंट के बारे में आपको पता है, मगर तब भी ये चैप्टर नया है, गवर्नमेंट है, नया चैप्टर यही है। तो ये दोनों हम आपको बताएंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी आपको बता देते हैं, मगर डेमोक्रेसी और इलेक्टोरेट की डेफिनेशन आपको खुद लिखनी होगी, पीछे चैप्टर से या इधर उधर से कहीं से भी आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। करना किस में, ये करना कॉपी में ही है। किस में करनी है एक्सरसाइज वाली, हमें कॉपी में ही करनी है। तो डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस पेज पे भी यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर इस जगह दी हुई है, ये है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी आपकी, देखिए। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, आप पहले से कर चुके हैं। ये वाली हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में मैंने बताया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक सारे एडल्ट को ये राइट मिले आता है कंट्री के कि वो क्या दे सकें, वोट कर सकें, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकें, यानी इलेक्शन में वोट दे सकें। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मैं आपको बताता हूँ। 2 का क्वेश्चन नंबर डी का, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 डी एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज आंसर नंबर, ये मैंने D2 लिखा है, आपको अब दिख रहा होगा। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी का यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज ऐसे ही लिख के फिर ऑल एडल्ट से लेके पूरा जेंडर तक लिखना है, ठीक है, रिलीजन, कास्ट, बर्थ और जेंडर तक। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज का आंसर ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। आंसर नंबर 2 है, ये डी एक्सरसाइज का है, ठीक है, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रेट। तो डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रेट ये आपको खुद करना है, ठीक है। फिर आया हमारा सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट क्या होता है, अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था, तो ये आपके लिए नई डेफिनेशन है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। तो पेज नंबर 147 ओपन कर लिया। यहाँ देखिए सफरेज मूवमेंट थोड़ा सा बड़ा होगा ये। सफरेज मीन्स द राइट दैट पीपल हैव टू वोट, ये सफरेज का मीनिंग है खाली। और सफरेज मूवमेंट क्या था, स्पेशली वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सफरेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल ओवर द यूरोप। वुमेन हैड टू फाइट फॉर देयर राइट इन दोज स्ट्रगल मैनी ऑफ सफरेजिस्ट वर इम्प्रिजन्ड। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट और द सफरेज मूवमेंट रिफर टू द वुमेन्स स्ट्रगल टू अटेन द राइट टू वोट, ठीक है। पूरा यहाँ से आंसर नंबर 4 हो गया हमारा डी एक्सरसाइज का, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था ये सारा हमारा इतना बड़ा है कि हमारा कॉपी में आएगा, बुक में नहीं आ सकता। बुक में तो एक लाइन दे रखी है, तो आंसर नंबर 4 हो गया हमारा डी का, ठीक है। कहाँ तक, राइट टू वोट तक। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बारे में तो आपको आज हमने यही इसी चैप्टर में यही पढ़ा है हमने, गवर्नमेंट है क्या। तो गवर्नमेंट क्या है, a set of institution that have the power to make, implement and interpret laws so as to ensure an orderly life। एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, किस लिए, जिसके पास एक पावर है कि वो कानून बना सके, इम्प्लीमेंट कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, मतलब लागू कर पाए, उसमें चेंजेस कर पाए कानून, ठीक है, कानून के अंदर। टू इंश्योर, सो एज टू इंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ। तो हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज डी का, ये आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज डी का क्या हो गया, ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये हमारा इसका था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज ई पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ का। राइट इन शॉर्ट द मेन फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हमें मेन फंक्शन के बारे में लिखना है, छोटा सा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ठीक है। तो राइट इन शॉर्ट द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जैसे कि हमने आपको बताया था, तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ओपन कर लिए पेज नंबर 145, ठीक है, पेज नंबर 145 ओपन करिए यहाँ पर, और यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ है द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मेन फंक्शन तो ये हो गया। तो यहाँ से हम आपको टिक लगा रहे हैं, वही आपको लिखना है, द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, पहले यहाँ तक। उसके बाद टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, स्कूल्स, प्रोवाइड पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, कंट्रोल द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, प्रोटेक्ट एंड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़। हमारा क्वेश्चन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, व्हाट राइट इन द शॉर्ट द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट तो वैसे अगर देखा जाए तो मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सिंपली ये होगा, ठीक है। मगर थोड़ा सा तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये हमें बताना चाहिए। चलिए ठीक है, आप इसे अभी यहीं तक कर लिए, इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये रहने दिए, ठीक है। जब इन्होंने शॉर्ट में पूछा है तो इसे हम रहने देते हैं, खाली यही लिखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इतना ही हमारे लिए इनफ है। तो आंसर कहाँ तक लिखेंगे, द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 1, राइट द इन शॉर्ट द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पेज नंबर 145, इसका आंसर पेज नंबर 145 पे, आंसर नंबर 1 का, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, पेज नंबर 145 पे इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लिए आंसर नंबर 1। एक्सरसाइज क्या है हमारी, ऑफ कोर्स ई है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है, ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर नंबर 1 इतने ही रहने दिए, शॉर्ट में कहा है इन्होंने, अगर एक्सप्लेन करने को कहा होता तो हम पूरा लेते। तो द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन द लॉ एंड द ऑर्डर, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 हो गया हमारा ये एक्सरसाइज ई का। फिर
क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर लॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी। जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, वो सोसाइटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ज़रूरी क्यों होते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है वाई आर लॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटीज़। तो एसेंशियल फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉज में आ जाइए, वाई डू वी नीड लॉज वाला या इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज में जो भी कह लिए। तो पेज नंबर 146 पे इसका आंसर कहाँ पर, पेज नंबर 146 पे देखिए कहाँ पर, पेज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज ई का पेज नंबर 146 पे देखिए यहाँ पर। वाई डू वी नीड लॉज, मतलब इंपॉर्टेंट है ना, ज़रूरत क्यों ज़रूरी है लॉज की हमें, तो लॉज की हमें ज़रूरत क्या है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, फंक्शंस था हमारा पीछे। अब यहाँ पर हमें पढ़ना बताना है कि हमें लॉज की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, ऐसी क्यों ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन से ही पहले ले लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉज आर, यहाँ है ना हमारा क्वेश्चन कि वाई आर लॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, किसी सोसाइटी के लिए लॉज जो होते हैं वो ज़रूरी क्यों होते हैं। तो हमने आपको जैसे पहले बताया था, अगर एक सोसाइटी में एक दो चार लोग रह रहे हैं तो आपस में इंटरडिपेंड रहेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, फिर डिपेंड करेंगे, अलग अलग जगह से आए होंगे, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कलर कास्ट के होंगे, तो फिर हो सकता है वहाँ पर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँ। तो उन सब चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, हमारे लॉज बनाए जाते हैं। तो आंसर नंबर 146 पे है इसका, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का। यहाँ लिखिए वी नीड लॉज, या ऐसे आप बुक से ही लिख सकते हैं क्वेश्चन से कि लॉज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड ऑर्डरली लाइफ एंड टू इंश्योर इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। सोसाइटी वाला क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई आर लॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। तो यहाँ से लिखेंगे लॉज आर, ठीक है, लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। कैसे लिखेंगे आप, पहले यहाँ लिखेंगे लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आर, लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, सोसाइटी के बाद बिकॉज, ठीक है, लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी। फिर पेज नंबर 146 पे आइए, सोसाइटी के लिए पूछा है ना, लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी बिकॉज यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज to ensure equality and fairness in a society. For instance, if a person feels he is debarred from a job because of his religion or caste, he or she may approach the court and fight for her rights. तो हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। मैं आपको एक एक आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप अगर समझ लेंगे तो अपने आप भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसे रटना। और इन द एब्सेंस ऑफ लॉज देयर विल बी इनइक्वलिटी इन सोसाइटी एज द रिच, इन्फ्लुएंशियर एंड पावरफुल वुड गेट देयर वे आउट। ये भी हो सकता है इसका लिखना चाहें तो, मगर यहीं तक हमारा इनफ है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज ई का, ठीक है, आंसर नंबर 2 बिकॉज से लिखे। अभी हमने आगे बताया, पहले क्वेश्चन में लिखेंगे लॉज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी बिकॉज टू इंश्योर इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। फॉर इंस्टेंस इफ अ पर्सन से लेकर पूरा यहाँ तक, ये हमारी एग्जाम्पल के साथ हो गया आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इफ़ अ रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट व्हाट वुड यू डू। अगर कोई गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं कर रही है तो आप क्या करेंगे। तो बुक में तो ऐसा कुछ आंसर दिया नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, अगर है तो हम आपको दिखाते हैं, हमने ये कॉपी में कर रखा है। तो कॉपी में देखिए कैसे करेंगे, पहले हर बार की तरह पार्ट 4 लिखिएगा, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 लिखिएगा, उसके बाद व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, चैप्टर का नाम लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क क्यों, क्वेश्चन मार्क क्या, चैप्टर का नाम ही एक क्वेश्चन पे है कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट क्या है, तो ये क्वेश्चन मार्क ही हुआ इसके आगे। ई क्या है, एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उससे पहले आपको ये डी वाली एक्सरसाइज खुद कर लेनी है कॉपी में डी एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट पेज से फिर करिएगा एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी फर्स्ट हमने टिक करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी टिक करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इफ़ अ रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय अ गवर्नमेंट व्हाट वुड यू डू। अगर कोई रूल जो है हमारा गवर्नमेंट खुद फॉलो नहीं कर रही है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय अ गवर्नमेंट देन व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो हमने आंसर नंबर 3 लिखा है, इफ़ अ रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, क्या है हमारा आंसर नंबर 3, इफ़ अ रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट देन अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स। ठीक है, किसके हिसाब से, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस के हिसाब से हम जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी गलतियों की वजह से, फॉर रॉन्ग डूइंग, फॉर टू द गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है। इफ़ अ रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट देन अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस वी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स। आंसर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आप देख लिए एक बार आंसर, फिर मैं हटाता हूँ कॉपी, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स बताने हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि एक हमारा सेंट्रल, फिर स्टेट और हमारा लोकल लेवल, ये 3 लेवल हैं। तो राइट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, बस गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल के नाम बताने हैं आपको। तो आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का आ जाइए पेज नंबर 145 पे। तो यहाँ देखिए, आवर कंट्री हैज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। तो यहाँ पर ऐसे मत लिखिएगा, आंसर नंबर इसका लिखिएगा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर। ठीक है, कैसे आंसर लिखेंगे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर, पहला लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट एट लोकल लेवल, पूरा यहाँ तक। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट एट लोकल लेवल, ऐसे ही लिखना है। कॉमा लगा के लिख लीजिएगा या तो फिर आप या ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिएगा। तो आप आंसर शुरू कैसे करेंगे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर सेंट्रल गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट एट लोकल लेवल। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा हमारा। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, ये एक्सरसाइज है हमारी ई। ठीक है, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज है हमारी ई। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 कहाँ से उतारेंगे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। ये हमारा आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा कहाँ है, पेज नंबर 145, पेज नंबर 145 पे है इसका आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। तो ये चैप्टर तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पहले ही पढ़ा होगा डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर भी इन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है पेज नंबर 146 पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आइए, पेज नंबर 146 पर। तो यहाँ पर पेज नंबर 146 ओपन करिए और यहाँ देखिए डेमोक्रेसी की पूरी डेफिनेशन देखिए। The word democracy literally means rule by the people. It is a form of government of the people, by the people and for the people. It allows people to choose their representative among themselves through an election processes, और the elected representative are given the right to form the government. तो हमारी पूरी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आंसर नंबर 5 हो गया हमारा, एक्सरसाइज ई हो गई कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आंसर नंबर 5 यहाँ से पूरा हमारा एक्सरसाइज ई तक, व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर गिवन द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये हमारा आंसर नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 3 फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कोई 3 फंक्शंस की हमें लिस्ट बतानी है कि उसका 3 काम बताओ गवर्नमेंट के। तो इसके तो बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे वर्क हैं, मतलब काम हैं, फंक्शंस हैं। पेज नंबर 145 पे ही हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर पेज नंबर 145 पे आ जाइए फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट में। तो यहाँ देखिए फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट में पेज नंबर 145 पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज एफ। ठीक है, तो यहाँ लिखिए द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, अदर देन दैट द अदर देन से नहीं। पहले अब हमें कैसे लिखना है, देखिए पहले आप ये आंसर नंबर 1 का ई कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। आंसर नंबर अब हमारा फर्स्ट किसका, देखिए आंसर नंबर ये फर्स्ट हो रहा है हमारा एफ़ का भी 145 पे। इस पर 3 फंक्शन पूछे हैं तो मैं 3 फंक्शन बताऊंगा। पहला फंक्शन तो हम यही ले रहे हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, पहला फंक्शन हमारा ये हो गया। और क्या होता है, अदर देन दैट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अदर देन दैट द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। इसके बाद आप एक्सेट्रा कर दिएगा, यहाँ पर ETC लिख दिएगा। आंसर नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा किसका, एक्सरसाइज एफ का। ठीक है, आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ का है ये। आंसर नंबर ई यहाँ पर कंप्लीट है, इस जगह पर आंसर नंबर 1 ई का कंप्लीट है। ठीक है, आंसर नंबर 1 ई यहाँ पर आपका कंप्लीट है, यहाँ पर इस जगह पर आंसर नंबर 1 ई का कंप्लीट है। मगर आंसर नंबर 1 एफ़ का यहाँ से शुरू है तो यहाँ पर ख़त्म है। ये वाला आंसर नंबर 1 ई का है, यहाँ से हमारा ऑर्डरली तक। ठीक है,
यहाँ से हमारा यहाँ तक हमारा क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट एफ़ का। तो ये हमारा 2 का आंसर हो गया, एक ई का फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट एफ़ का हो गया। एफ़ का हमारा पूरा है बड़ा वाला, ठीक है, और ये हमारा आंसर नंबर ई यहाँ तक है, सिर्फ मैंने इसलिए एरो कर दिया है आपको समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एट व्हाट डिफरेंट लेवल डज अ गवर्नमेंट वर्क एंड वाई, ये कह रहे हैं किस अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है और क्यों करती है। तो पेज नंबर 145 पर ही है इसका डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 145, ठीक है, पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, यहाँ पर ओपन कर लिए पेज नंबर 145 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि पहले तो ये बताना पड़ेगा कि किस किस लेवल पे हमारी गवर्नमेंट काम करती है, क्यों करती है। तो क्यों करती है वाला रीज़न ये लिखा है, दिस डिवीजन इनटू 3 लेवल हैड टू बी डन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, किस लिए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहे। द नेशनल लेवल इज रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री, द स्टेट लेवल वुड मीन दैट इट कवर एन एंटायर स्टेट लाइक राजस्थान, पंजाब, मिजोरम और एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। द लोकल लेवल मीन्स द विलेजेस, टाउन और लोकेलिटी, ठीक है। ये हमारा पूरा डिवीज़न बताया इन्होंने कैसे हुआ। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। पहले ये पूछा है कि किस किस लेवल पे काम करती है, क्वेश्चन नंबर फिर से आ जाते हैं हम इस पे। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ एट व्हाट डिफरेंट लेवल, किस किस लेवल पे और क्यों गवर्नमेंट किस किस लेवल पे काम करती है, एंड वाई, क्यों करती है। तो हमने आपको बताया पेज नंबर 145 पे इसका आंसर लिखिए। आवर कंट्री देयर फॉर हैज़ अ गवर्नमेंट, यहाँ से लिखिए इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन अ विलेज और स्मॉल टाउन, दीज आर ऑफन क्वाइट फार फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ गवर्नमेंट। आवर कंट्री देयर फॉर हैज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स, 3 लेवल। पहले फिर ये इसके बाद तीनों ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिस डिवीजन इंटू 3 लेवल हैड टू बी डन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द नेशनल लेवल यहीं तक बस, आंसर नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन तक ख़त्म होगा। आंसर नंबर कौन सा, अब ये वाला हमारा आंसर नंबर 4 का ई जो है यहाँ से स्टार्ट है हमारा लेवल ऑफ गवर्नमेंट लिख के, आर लिख के, आंसर नंबर 4 ई यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ से लिखेंगे हम आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट डिफरेंट लेवल से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 एफ का। तो ये हमारा यहाँ तक होगा कंप्लीट, आंसर नंबर 2 एफ का, ठीक है। आंसर नंबर 2 एफ का हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। और कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री से लेकर। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। ये किसका हो गया, एफ़ का। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा क्वेश्चन सेम आंसर आ रहे हैं, तो आप साथ के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जब मैंने करवाना शुरू किया है वहीं पर पॉज करके वीडियो जैसे मैंने टिक करा दिया उसके बाद फ़ौरन आंसर लिख लिए, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 हो गया हमारा, यहाँ से शुरू, यहाँ से, ठीक है। इस जगह से हमारा आंसर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है और ख़त्म कहाँ हुआ है, इस जगह पर, ठीक है। और ये हमारा आंसर नंबर 4 ई का कहाँ से शुरू हुआ था, खाली ये लाइन लिख के और ये तीनों लाइन लिखनी थी। इसमें क्या करना, ये पूरा ये तीनों लाइन यहाँ तक लिखनी है, उसके बाद ये तीनों लिखनी है, ये तीनों लिखने के बाद यहाँ तक आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ़ यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये हमारा एक्सरसाइज एफ़ है, बार बार बता रहा हूँ आपको गलती ना हो, ठीक है। फिर आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं व्हाट इज़ अ लॉ, व्हाई डू वी नीड लॉ, कानून क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पर पेज नंबर 146 पर आइए, यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 यहाँ पर मेंशन कर दिए। पेज नंबर 146 पर आइए, लॉ एंड गवर्नमेंट वाला जो हमारा पैराग्राफ है, इस पर देखिए, लॉ एंड गवर्नमेंट में यहाँ से क्लियर, लॉज आर सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इन्फोर्स इन अ कंट्री, लॉज आर मीन फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड इन्फोर्स लॉज देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट सच एज पुलिस एंड जुडिशरी। अब इन्होंने पूछा कि ये हम जो लॉज है इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्वेश्चन यही तो है। पहला तो हो क्या है, लॉज होता क्या है, ठीक है। लॉज आर, यहाँ से लिखेंगे लॉज आर अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इन्फोर्स इन अ कंट्री, लॉज आर मीन्ड फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब ये तो हो गया हमारा लॉज होते क्या हैं। फिर नेक्स्ट इसी में 2 पार्ट है ना, ये है हमारा दूसरा पार्ट, व्हाट इज़ अ लॉ, ये तो हो गया हमारा व्हाई डू वी नीड लॉज, हमें लॉज की ज़रूरत क्यों होती है। पेज नंबर 146 पे अब यहीं पर नीचे है हमारा व्हाई डू वी नीड लॉज, कि हमें लॉज की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पर पहले हमने आंसर नंबर यहाँ से स्टार्ट किया, लॉज आर आ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इन्फोर्स इन अ कंट्री, लॉज आर आ मीन फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ तक हमारा आंसर नंबर इसका पहला पार्ट हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे वाई डू वी नीड लॉज, तो आप लिखेंगे एंड वी नीड लॉज बिकॉज,
वी नीड लॉज बिकॉज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। फिर ये दूसरा पूरा, तीसरा और चौथा। ये आंसर नंबर 2 के ई में क्या था हमारा, आंसर नंबर एक्सरसाइज ई के में आंसर नंबर जो 2 था हमारा सिर्फ यहाँ से था, पहले बुक से था, मतलब क्वेश्चन से हमने लिया था, उसके बाद बिकॉज से लेकर खाली दूसरा वाला पॉइंट था। सोसाइटी के बारे में पूछा था ना, सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो हमने बताया था लॉज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी बिकॉज टू इंश्योर इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। तो हमने यहाँ तक बताया था आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का। अब हम एक्सरसाइज एफ का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ लॉ, व्हाई डू वी नीड लॉज। तो पेज नंबर 146 से सारा लिखना पड़ेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो 146 पे आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए पहले लिखेंगे लॉज आर सिस्टम ऑफ लो रूल से लेकर पूरा कंट्री, लॉज आर मीन फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये आंसर नंबर क्या हो गया, 3 हो गया एफ का। कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख लिए आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ। ये आपको मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, सही से देखिएगा, कुछ गलती ना हो, ये एक्सरसाइज एफ है। ठीक है, फिर यहाँ से आप पूरा लिखिएगा यहाँ तक, प्यूपिल तक, उसके बाद लिखिएगा वी नीड लॉज, वी नीड लॉज बिकॉज, फिर सारे पॉइंट लिखने हैं आपको, चारों पॉइंट। यहाँ पर आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट होगा एक्सरसाइज एफ का। ठीक है, और यहाँ से है ये पूरा, और यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है, फिर उसके बाद वी नीड लॉज बिकॉज फर्स्ट पॉइंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड ऑर्डरली लाइफ, फिर सेकंड पॉइंट टू इंश्योर इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। ठीक है, फिर पूरा लिखने के बाद फिर 3 टू अवॉइड चाउस एंड मेंटेन ऑर्डर, फिर 4th इन द एब्सेंस ऑफ लॉज देयर विल बी इनइक्वलिटी इन सोसाइटी एज द रिच इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल वुड गेट देयर वे आउट। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज 4 का कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 है, ये क्या लिखा है, एफ लिखा है, ये एफ लिखा है, एक्सरसाइज एफ लिखा है, ई मत समझिएगा इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ये देखते हैं, कंपेयर मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप और मोनार्की को हमें कंपेयर करना है कि दोनों में फ़र्क क्या है, मोनार्की क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होता है। तो पेज नंबर 146 पे इसका आंसर है, पेज नंबर 146 पे ही इसका आंसर है। मैंने आपको आंसर बिल्कुल डिटेल में समझाए हैं, आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और आप टिक लगाने से बेहतर ये होगा कि आप वहीं टिक लगा रहे हैं तो फ़ौरन के फ़ौरन से कर लिए, क्योंकि टिक लगा के जैसे मैंने खूब सारे करे हैं तो 2-2 3-3 क्वेश्चन सेम में आ रहे हैं, आधी लाइन अलग अलग क्वेश्चन में आ रही हैं, तो उससे आपको फिर बाद में कन्फ्यूज़न होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कंपेयर मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप और मोनार्की को हमें कंपेयर करना है, पेज नंबर 146 पे आ जाइए और देखिए यहाँ पर मोनार्की और डिक्टेटरशिप दोनों की डेफिनेशन है। तो पहले मोनार्की की डेफिनेशन लिखेंगे पूरी यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करिए मोनार्की। मोनार्की ऐसे लिख के हेडिंग, फिर उसके बाद लिखिएगा मोनार्की कंसिस्ट ऑफ रूल्स बाय अ किंग और क्वीन। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्कीज द मोनार्क हैज़ अ सुप्रीम पावर, हाउएवर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाइक द यूके द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिमिट्स द मोनार्क्स कंट्रोल। ये हमारा आंसर नंबर इसका 4th का आंसर नंबर 4th हो गया, किसका, एफ का। ठीक है, इसका कौन सा पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट हुआ मोनार्की का, 1 पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या, डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप लिख के पूरा यहाँ से लेकर आपको ये यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ये आंसर नंबर 4 हो गया, ये भी है हमारा। मगर ये कौन सा पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट बना देते हैं यहाँ पर, और ये हमारा एक्सरसाइज कौन सी है, एफ। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 हो गया। पहले मोनार्की और डिक्टेटरशिप के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना था, तो यहाँ से पूरा आप लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, तो पहले मोनार्की की डेफिनेशन लिखिएगा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, फिर डिक्टेटरशिप की इसमें 2 पॉइंट हो जाएंगे, दूसरा पॉइंट मतलब ये हमारा। तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता दी है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही हो तो वीडियो पॉज करके आराम से करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा एक साथ आप टिक कर लिए उसके बाद फिर करें। एक साथ टिक करने से क्या होगा, बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने ये वाला आंसर 4 इसका करा था या इसका करा था, तो आप कंफ्यूज हो। इससे बेहतर ये है हाथ के हाथ आप आंसर करें। और डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रेट, इन दोनों की डेफिनेशन आपको होमवर्क है, ये दोनों आपको खुद लिखनी है। बाकी मैंने सभी बता दिया है, ये चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं। आपको बस मुझे वैसे बताना चाहिए था, तो सफरेज मूवमेंट और गवर्नमेंट बताना चाहिए था, ये दोनों चीज़ नहीं थी, बाकी चीज़ें सारी पुरानी हैं। और फिर आया हमारा यहाँ पर हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आपको पता ही है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। वैसे करना नहीं है, बस आपको मैं ऐसे जनरली समझा रहा हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है और वाई डू यू थिंक मोस्ट कंट्रीज़ फॉलो इट। और ये पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्री इसे फॉलो करती हैं, क्योंकि सबसे बेहतर लेवल की गवर्नमेंट बस इसलिए।
तो आपको ये करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।